नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। देश भर में कोरोना महामारी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश में 24 घंटे में 3,69,000 से ज्यादा केस मिले। 3,646 से ज्यादा मरीजों की जान गई। 2,70,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। महाराष्ट्र में हालात सबसे ज्यादा खराब। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 36,000 से ज्यादा नए कोरोना मरीज मिले। 1,035 मरीजों ने दम तोड़ दिया। दिल्ली में कोरोना ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 25,986 केस सामने आए। इसके अलावा 368 लोगों की मौत हो गई। हरियाणा में 80,000 के करीब पहुंचे एक्टिव केस। 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा बीमारों की पुष्टि। 95 लोगों की मौत। दिल्ली से सटे जिलों की हालत खराब। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंबाला शहर के सिविल अस्पताल का दौरा किया और सिविल अस्पताल में बनाए गए नए ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री ने सिविल अस्पताल में ही अधिकारियों के साथ जिले में कोरोना के मौजूदा हालातों और तैयारियों पर चर्चा की। आने वाली दिक्कतों और जरूरत को लेकर समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस समय बढ़ते हुए केसेस के बीच सबसे बड़ी कठिनाई ऑक्सीजन सप्लाई की आ रही है। यही कोशिश की जा रही है कि पूरे प्रदेश में सभी मरीजों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिले। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कुछ दवाइयों और रेमडेसिविर की सप्लाई पीछे से ही कम होने के चलते थोड़ी कमी जरूर हो रही है, लेकिन अंबाला के पास पर्याप्त कोटा है, जिसके लिए डॉक्टर्स का बोर्ड भी बनाया गया है। समीक्षा बैठक में सिविल सर्जन ने बताया कि अंबाला में सिस्टमैटिक तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है और उचित मात्रा में ऑक्सीजन का सदुपयोग हो रहा है। सीएम ने प्राइवेट अस्पताल में ऑक्सीजन और इंजेक्शन की स्थिति पर कहा कि प्राइवेट अस्पताल अपने बेड की सीमा को पार कर मरीजों को दाखिल कर रहे हैं, जिससे ऑक्सीजन का कोटा जल्दी खत्म होता है। प्राइवेट अस्पतालों में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी पर मुख्यमंत्री ने कहा कि रेमडेसिविर का इंजेक्शन प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों का कोटा अलग अलग होगा। हमने नजर बनाई हुई है कि सभी को पर्याप्त मात्रा में इंजेक्शन मिले। हरियाणा सरकार ने एक लेटर जारी किया है कि छोटे अस्पताल बिना परमिशन के कोविड के मरीजों को एडमिट नहीं कर पाएंगे। अगर कोई प्राइवेट अस्पताल या छोटे क्लिनिक ऐसे करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रेमडेसिविर की बढ़ती कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने सख्त हिदायत दी है कि ये इंजेक्शन सिर्फ बहुत गंभीर कोविड मरीजों को ही लगेगा। हर निजी अस्पताल के कोविड मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन लेने की पर्ची देने पर रोक लगाने के लिए भी ये तय किया गया है कि ये इंजेक्शन मरीजों को वही अस्पताल लगा सकेगा जिसके पास आईसीयू की सुविधा है। ऑक्सीजन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि ऑक्सीजन लेने के लिए सरकार के इंतजाम पूरे हो चुके हैं और इसके लिए टैंकर एयरलिफ्ट किए जा रहे हैं और ट्रेन के जरिए ऑक्सीजन मंगवाई जा रही है। कोरोना संकट में कई कंपनियों ने प्रदेश सरकार के साथ मिलकर लड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बैठक तमाम लोगों के साथ हुई। उनकी अपील के बाद कई कंपनियों ने मेडिकल उपकरण देने की पेशकश की। मुख्यमंत्रियों ने बड़े कॉर्पोरेट्स की ओर से दी जा रही मदद के लिए आभार जताते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वो सामूहिक प्रयासों से कोरोना से जंग जीतेंगे। अंबाला के उपायुक्त कार्यालय में कोरोना हालात और तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की गई, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया, उपायुक्त सिविल सर्जन और अधिकारी मौजूद रहे। रतनलाल कटारिया ने कहा कि हम हालात पर नजर बनाए हुए हैं। 1 से 30 मई तक जिले में कितनी वैक्सीन की जरूरत होगी उस पर चर्चा हुई। रतनलाल कटारिया ने कहा कि सरकार ने 80 करोड़ लोगों को अतिरिक्त राशन देने का फैसला किया है, जिस पर 26,000 करोड़ की लागत आएगी। रतनलाल कटारिया ने गांधी परिवार पर तंज कसते हुए कहा कि नेहरू खानदान ने देश पर 55 साल राज किया, लेकिन इस संकट की घड़ी में सहयोग देने की बजाय सारा दिन वो प्रधानमंत्री मोदी को कोसने में लगे हैं। गुरुग्राम में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्ति प्रबंधन की जिम्मेदारी नगर निगम ने संभाली। इसके लिए एक कॉल सेंटर रहेगा जो सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे काम करेगा। नगर निगम के आयुक्त विनय प्रताप सिंह ने नगर निगम अधिकारियों के साथ बैठक की और ऑक्सीजन आपूर्ति प्रबंधन के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। निगम आयुक्त ने कहा कि लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्ति प्रबंधन के लिए नगर निगम की टीमें होंगी जो पानीपत, भिवाड़ी सहित गुरुग्राम के तीनों गैस रिफिलिंग स्टेशन की जिम्मेदारी संभालेंगी।
निगम आयुक्त ने कहा कि लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति और वितरण समय पर किया जाएगा ताकि किसी भी तरह की अनहोनी न हो। नूंह में सामाजिक संस्था की पहल, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर लोगों की मदद के लिए एक्शन एसोसिएशन ने जिला स्तरीय कोविड हेल्पलाइन शुरू की। स्वास्थ्य हेल्पलाइन के जरिए जिले में कोरोना मरीजों के लिए बेड की उपलब्धता, ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल, जांच केंद्र, दवाइयों की उपलब्धता आदि के बारे में जानकारी होगी। यमुनानगर में एसपी कमलदीप गोयल ने शहर के सभी नाकों और मुख्य पॉइंट्स पर नाइट कर्फ्यू का निरीक्षण किया और रात के समय निकल रहे वाहन चालकों से पूछताछ की। एसपी ने कहा कि पुलिस ने जगह जगह पर नाके लगाए हैं, कोई बेवजह बाहर घूमेगा तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इसके लिए सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए। एसपी ने जनता से अपील की कि नियमों का पालन करें, जैसे पहले जनता ने सहयोग किया था वैसा ही अब करें। लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर रादौर में प्रशासन पूरी तरह अलर्ट दिखाई दिया। इसी कड़ी में जिला पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों के साथ शहर में फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च के दौरान दुकानदारों को नियमों के बारे में समझाया गया और दुकानों पर ज्यादा भीड़ इकट्ठी न होने की हिदायत दी गई। पुलिस अधीक्षक ने मुख्य बाजार सहित मंडी रोड का भी फ्लैग मार्च कर निरीक्षण किया। एसपी ने बताया कि फ्लैग मार्च के दौरान दुकानदारों को संदेश दिया गया कि नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी। भिवानी में पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने शहर का दौरा किया और लोगों से घरों से बाहर न निकलने की अपील की। भिवानी के सेक्टर 13 और विद्यानगर को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। पुलिस अधिकारियों ने कंटेनमेंट जोन में हालात का जायजा लिया। चंडीगढ़ में डिपार्टमेंटल पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई। इसमें कृषि मंत्री जेपी दलाल और परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने हिस्सा लिया। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि 82 लाख मीट्रिक टन गेहूं की आवक मंडी में हो चुकी है और आधे से ज्यादा की पेमेंट किसानों के खाते में हो चुकी है। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों का आभार कि इस कोरोना काल में भी मंडियों को अनाज से भरने का काम बिना किसी अव्यवस्था के पहली बार देखने को मिला है। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि 50% कैपेसिटी के साथ बसें चल रही हैं। दूसरे राज्यों के साथ तालमेल बनाने के लिए काम किया जा रहा है। केंद्र और स्टेट की गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। अठारह से 44 साल के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। टीकाकरण के लिए पहले दिन 1 करोड़ 32 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है उन्हें अभी अपॉइंटमेंट नहीं मिली है, यानी कि उन्हें अभी वैक्सीनेशन की तारीख और टाइम स्लॉट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। 18+ वालों के वैक्सीनेशन के लिए कोविन और आरोग्य सेतु ऐप के अलावा कोविन पोर्टल पर भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है। लोगों का आरोप है कि कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन के दौरान उन्हें कई परेशानियां हुई। चंडीगढ़ में सेंटर्स पर पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन पहुंचाई जा रही है। लोग वैक्सीन सेंटर पर आकर टीका लगवा रहे हैं। 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को भी लगेगा टीका। युवा इंजेक्शन लगवाने को लेकर उत्सुक। मेडिकल ऑफिसर ने बताया कि युवाओं को वैक्सीन को लेकर समझाया जा रहा है। हरियाणा के लिए राहत भरी खबर। केंद्र ने हरियाणा का ऑक्सीजन कोटा बढ़ा दिया। पहले प्रदेश को 162 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिल रही थी, जिसे बढ़ाकर अब 232 मीट्रिक टन कर दिया गया। हरियाणा में ऑक्सीजन की कमी, बेड न मिलने की समस्या से निपटने के लिए राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित हो गया। चंडीगढ़ में हरियाणा सिविल सचिवालय के 8वें फ्लोर पर कंट्रोल रूम बनाया गया। कंट्रोल रूम में 24 घंटे कर्मचारी काम करते हैं। कंट्रोल रूम में सभी शिकायतों को संबंधित जिला के कंट्रोल रूम को बताकर लोगों की मदद की जा रही है, जहां पर उनका समाधान होता है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। पंचकुला के सेक्टर 12 के कम्युनिटी सेंटर में ज्ञानचंद गुप्ता ने टीकाकरण करवाया। ज्ञानचंद गुप्ता ने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। कहा कि वैक्सीन लगवाएं ताकि हम सब मिलकर कोरोना महामारी को एक साथ हरा सकें।
विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने सेक्टर 23 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग संस्थान का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने तमाम सुविधाओं का जायजा लिया। सोनीपत में कोरोना की दूसरी लहर का तांडव देखने को मिला। सेक्टर 15 के शमशान घाट में लाशों को जलाने के लिए लंबी लंबी कतारें लगी। हालात यह है कि संस्कार उनकी जगह कच्ची जगहों में दाह संस्कार किया जा रहा है। दाह संस्कार करवाने वाले व्यक्ति ने कहा कि अभी तक 29 शवों का दाह संस्कार कर चुके हैं। सिविल अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड में कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों को भर्ती होने के लिए कई घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है। अस्पताल में इलाज के लिए आया दंपत्ति पार्क में तड़पता हुआ दिखाई दिया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि हमारे कई डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसके चलते स्वास्थ्य सेवाओं में कमी आई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स बनाने का काम शुरू हो गया है। हुडा सेक्टर सहित क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर संक्रमण के प्रभाव वाले इलाकों में कंटेनमेंट जोन्स बनाए गए। सभी जोन में अनावश्यक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। एसडीएम जयवीर यादव ने हुडा में बने कंटेनमेंट जोन्स का निरीक्षण किया और घरों से बाहर निकल रहे लोगों को बेवजह बाहर आने से रोका। माइक्रो कंटेनमेंट जोन के लिए बाकायदा कंट्रोल रूम में स्थापित किया गया है। जारी नंबरों पर कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोग जरूरी सामान भी ले सकते हैं। एसडीएम ने बताया कि अनावश्यक गतिविधियों पर रोक के निर्देश दिए गए हैं। लोगों को बेवजह घरों से नहीं निकलने की हिदायत दी गई है। मौके पर तैनात किए गए पुलिसकर्मियों को भी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। कोरोना की दूसरी लहर के कारण बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए ऑक्सीजन की समस्या के समाधान के लिए प्रशासन ने ऑक्सीजन ऑन व्हील यानी कि ऑक्सीजन बैंक की स्थापना कर नई पहल की। जिला उपायुक्त ने लघु सचिवालय परिसर से ऑक्सीजन ऑन व्हील को रवाना किया और कहा कि यह गाड़ी सामान्य नागरिक अस्पताल में 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। गाड़ी में 50 सिलेंडर रखे गए हैं। भविष्य में इसकी क्षमता को बढ़ाकर 100 सिलेंडर तक किया जाएगा। भिवानी में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों के बीच पुलिस भी सख्त हो गई। पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस ने लोगों से अपील की कि जरूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें। पुलिस ने दुकानदारों से भी अपील की है कि एक से ज्यादा ग्राहक को दुकान के अंदर ना आने दे। पुलिस प्रशासन के मुताबिक जिले में लॉकडाउन जैसी बंदिश लगाई गई। चरखी दादरी में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर सब्जी मंडी के व्यापारी सजग नजर आए। मंडी में मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन है। मंडी में आने वाले ग्राहकों को व्यापारी जागरूक कर रहे हैं। मंडी प्रधान ने बताया कि मंडी में सुबह भीड़ हो जाती है तो लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए जागरूक किया जाता है। कोरोना कहर बनकर टूट रहा है। ऐसे में अब बाजार में भी कोरोना सूट नजर आया। कोरोना सूट के दाम कम होने की वजह से महिलाएं जमकर खरीद रही हैं। दुकानदारों का कहना है कि कोरोना सूट बाकी सूट के मुकाबले काफी सस्ता है, जिसकी वजह से लोग इसे खरीद रहे हैं। सीएम मनोहर लाल यमुनानगर पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर कोविड व्यवस्थाओं की समीक्षा की। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बाद सीएम व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे। सीएम ने ईएसआई में बने कोविड सेंटर और तेजली में बने कोविड सेंटर का दौरा किया। इसके बाद जिला सचिवालय में स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के साथ सभी अधिकारियों के साथ बैठक की। इससे पहले सीएम ने कोविड व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए जींद, अंबाला, करनाल का भी दौरा किया था। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में वैक्सीनेशन का तीसरा चरण 1 मई से शुरू होना है, लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं होगा। राज्य सरकार के मुताबिक 15 मई से ही 18 साल से ऊपर वाले लोगों को वैक्सीन लग पाएगी। राजस्थान के अलावा महाराष्ट्र की ओर से भी साफ कर दिया गया है कि 1 मई से वैक्सीनेशन का नया चरण शुरू नहीं होगा। राजस्थान को यह फैसला वैक्सीन की सप्लाई में हो रही देरी के कारण लेना पड़ा। अभी 45 साल से ऊपर वाली श्रेणी के करीब 1 करोड़ लोग वैक्सीन में टीका नहीं लग पा पाए। मुरादाबाद के एक निजी अस्पताल में कोरोना के 6 मरीजों की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल के बाहर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई। अधिकारियों का कहना है कि अस्पताल में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। वहीं लखनऊ की राजधानी कोरोना हॉस्पिटल की 4थी मंजिल से कूदकर एक मरीज ने आत्महत्या की।
सीतापुर के रहने वाले कमल किशोर ने कोरोना से संक्रमित होने के बाद डॉक्टर से इलाज कराने के लिए कहा था। कमल किशोर का पहले से पीजीआई में डायलिसिस चल रहा था। नोएडा में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी के कारण एक मां ने अपने इकलौते बेटे को खो दिया। कुछ दिन पहले वो सीएमओ के पैर पकड़कर रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए गिड़गिड़ा रही थी। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को कोरोना से रिकवर होने के बाद एम्स से डिस्चार्ज कर दिया गया। डॉक्टर सिंह 19 अप्रैल को संक्रमित होने के बाद एम्स में भर्ती हुए थे। कोरोना महामारी से उत्पन्न हुई स्थितियों के चलते भारत को अपनी 16 साल पुरानी नीति को बदलना पड़ रहा है। कोरोना संकट के कारण ऑक्सीजन और स्वास्थ्य ढांचा चरमराने के बाद भारत ने विदेशों से उपहार, दान और मदद स्वीकार करना शुरू कर दिया। बाहरी देशों से मदद लेने के मामले में कई और बदलाव किए गए हैं। भारत को अब चीन से ऑक्सीजन संबंधित उपकरणों और जीवन रक्षक दवाओं की खरीद में कोई वैचारिक समस्या नहीं है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान से मदद लेने के लिए नई दिल्ली अभी मानसिक रूप से तैयार नहीं है। हालांकि माना जा रहा है कि भारत पाकिस्तान से मदद स्वीकार करने वाला है। इसके अलावा राज्य सरकारें विदेशी एजेंसियों से जीवन रक्षक उपकरणों और दवाओं की खरीद के लिए भी स्वतंत्र हैं और केंद्र सरकार रास्ते में नहीं आएगी। मोदी सरकार का ये कदम सालों पुरानी उस नीति के उलट है जिसके तहत भारत अपनी आत्मनिर्भरता और स्वयं की उभरती हुई शक्ति वाली छवि पर जोर देता रहा। ये पिछले 16 सालों की नीति से एक उल्लेखनीय बदलाव है, क्योंकि मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने विदेशी स्रोतों से मदद नहीं लेने का फैसला किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण और वैक्सीनेशन के बीच एक बार फिर सरकार को चेताया। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि इस वक्त देश को फ्री वैक्सीनेशन की आवश्यकता है। संसद के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। सुरजेवाला ने कहा कि मोदी के लिए लोगों की जान से ज्यादा संसद की इमारत जरूरी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना संक्रमित हो गए हैं। सीएम गहलोत ने खुद ट्वीट कर संक्रमित होने की जानकारी दी। उन्होंने कोई भी लक्षण मुझे नहीं पाए हैं ऐसा बताया। हाल ही में गहलोत की पत्नी भी संक्रमित हुई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना की वैक्सीन की दूसरी डोज ली। सीएम केजरीवाल ने लोगों से भी वैक्सीनेशन के लिए अपील की। राजधानी में ऑक्सीजन की किल्लत के मुद्दे पर दिल्ली हाई कोर्ट में फिर सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने केंद्र से पूछा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को मांग से ज्यादा ऑक्सीजन क्यों मिल रही है, जबकि दिल्ली से जितनी मांगी है उससे भी कम मिल रही है। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने केंद्र से यह सवाल पूछा है कि केंद्र सरकार को यह तो उससे उचित ठहराना होगा या जब स्थिति उसके सामने आएगी तो इसमें सुधार करना होगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र सरकार अदालत के सवाल का जवाब देगी और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को अधिक ऑक्सीजन देने का कारण बताएगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि ये ऐसे राज्य हैं जिन्हें मांग से कम आपूर्ति की गई है। हम इसकी तर्कसंगत व्याख्या करेंगे। वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने अदालत के समक्ष एक लिस्ट रखी जिसमें विभिन्न राज्यों द्वारा की गई ऑक्सीजन की मांग और उन्हें की गई आपूर्ति का ब्यौरा था। वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने कहा कि केवल दिल्ली को उतनी मात्रा में नहीं मिली है जितनी उसने मांगी थी, जबकि अन्य को उनकी मांग जितना या उससे ज्यादा मिल रहा है। यूपी राज्य शिक्षक संगठन ने राज्य निर्वाचन आयोग को 577 शिक्षकों की लिस्ट सौंपी है जिनकी मौत पंचायत चुनाव में ड्यूटी के बाद हुई। लिस्ट सौंपने के बाद राज्य शिक्षक संगठन ने 2 मई के होने वाले मतगणना को टालने की मांग की। हालांकि चुनाव आयोग की ओर से मतगणना को टालने का कोई भी सुगबुगाहट अभी नजर नहीं आई है। उत्तर प्रदेश शिक्षक महासंघ ने कहा है कि पंचायत चुनाव के नाम पर राज्य निर्वाचन आयोग ने 71 जिलों में 577 बेसिक शिक्षकों को संक्रमित कर दिया और ये सर्कुलर भेजा। राज्य शिक्षक संघ ने कहा कि हम उनका नाम चुनाव आयोग को सौंप रहे हैं। इससे पहले सरकार की ओर से सभी डीएम, एसपी और जिला निर्वाचन अधिकारी को एक सर्कुलर भेजा गया था।
यूपी सरकार की ओर से भेजे गए सर्कुलर में स्पेशल वर्क ऑफिसर एसके सिंह ने भी डीएम, एसपी और जिला निर्वाचन अधिकारी से अपने जिले में कोरोना के कारण शिक्षकों की मौत के दावे की पड़ताल कराने को कहा। कई जिले से टीचर्स शिक्षक संघों की ये मांग आई। शिक्षक महासंघ ने कहा है कि कई जिलों से अभी टीचर्स के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी आनी बाकी है। लोग डरे हुए हैं, उनको लगता है कि कहीं उनके परिजन भी संक्रमित न हो जाए। राज्य निर्वाचन आयोग की लापरवाही का जिक्र करते हुए शिक्षक संघ ने कहा कि अगर मतगणना को टाला नहीं जाता है तो हम इसका बहिष्कार करने के लिए बाध्य होंगे।